6 मई यानी कि लास्ट वीक उड़ीसा की एक अदालत से एक ऐतिहासिक फैसला आया। ये फैसला इस देश में पहली बार हुए एक पार्सल बम धमाके को लेकर है। इससे पहले ऐसा कोई फैसला हमारे देश में आया नहीं। ये फैसला क्या है, क्या हुआ था, उससे पहले ये जरूरी है कि इस कहानी को समझ लें। बात 7 साल पुरानी है, 2018 और तारीख थी 18 फरवरी। इसी 18 फरवरी 2018 को उड़ीसा के बोलंगीर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पटनागढ़, वहाँ एक शादी थी। ये शादी थी सौम्य शेखर साहू की और रीमा साहू की। सौम्य शेखर बेंगलुरु में एक जापानीज इलेक्ट्रॉनिक फर्म थी, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी खासी नौकरी थी और घर वालों की मर्जी से उसकी शादी हुई रीमा साहू से, वो भी उड़ीसा की थी। शादी 18 फरवरी 2018 को ही। उसके 2 दिन के बाद रिसेप्शन था, 20 फरवरी को रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन के बाद अब दूल्हा दुल्हन दोनों घर में थे। सौम्य शेखर साहू की माँ दादी घर में रहती थी। अब नई नवेली दुल्हन रीमा भी घर पहुंची। शादी का घर था, बहुत सारे मेहमान थे। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। 20 तारीख के रिसेप्शन के बाद बहुत सारे लोगों ने तोहफे दिए, गिफ्ट दिए। अब एक एक कर उन गिफ्ट को खोलने की बारी थी। लेकिन तभी 23 तारीख की सुबह 23 फेब 2018 मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हैं। वो बताते हैं कि वो एक कुरियर कंपनी से है और एक बॉक्स बड़ा सा देते हैं और उस बॉक्स एक गिफ्ट बॉक्स था। ये था, शादी का घर था तो बहुत सारे गिफ्ट आ रहे थे। तो सौम्या उसे रिसीव करता है, वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद उस वक्त ये लोग किचन में थे घर के, तो बॉक्स लेकर सौम्या किचन में पहुंच जाता है। वहाँ पे रीमा भी थी और सौम्या की दादी भी थी। अब जब उन्होंने रैपर खोला, ऊपर का हटाया, तो एक रस्सी की डोर थी। सौम्या ने जैसे ही रस्सी की वो डोर खोली, अचानक वो बॉक्स में एक धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि किचन में रखे सारे सामान इधर से उधर हो गए और चूंकि सबसे पार्सल के करीब खुद सौम्या था, उसको सबसे ज़्यादा चोट आई। उसके बराबर में उसकी बूढ़ी दादी थी, जिनका नाम जिमा मानी है, उन्हें भी गंभीर चोट आई। साथ में रीमा खड़ी थी, रीमा भी बुरी तरह घायल हो गई। तीनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाने के बाद थोड़ी देर इलाज हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने सौम्या और उसकी दादी को डेड डिक्लेयर कर दिया। रीमा की हालत क्रिटिकल थी, उसका अस्पताल में इलाज चलने लगा। अब धीरे धीरे ये बात फैली, घर में एक धमाके की आवाज़ आस पड़ोसियों ने सुना। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस घर आती है, जांच करती है। इसके बाद रीमा चूंकि उस वक्त तक होश में थी, वो बयान देती है कि एक गिफ्ट आया था, हम उसी गिफ्ट को खोल रहे थे और अचानक धमाका हो गया। अब पुलिस ने घर से उस गिफ्ट को बरामद किया, बाकी चीज़ों को फॉरेंसिक टीम ने उठाया। जब सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि इस गिफ्ट बॉक्स में एक बॉम्ब था और इसी के बाद से ये केस एक वेडिंग बॉम्ब के नाम से मशहूर हुआ। अब लोगों के लिए नया था कि किसी गिफ्ट के नाम पर कोई किसी को बॉम्ब भेजे, ये बड़ी अजीब चीज़ थी। खैर, पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। अब मीडिया का भी इसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि ये पहले इस तरह का कोई केस था कि किसी की शादी में कोई गिफ्ट आया और उस गिफ्ट में बॉम्ब निकले। तो लगातार मीडिया की सुर्खियों में, खासतौर पर उड़ीसा में, महीना बीत गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब महीना बीत गया, सुराग नहीं मिला, मीडिया का प्रेशर, फैमिली का दबाव, तो आखिरकार उड़ीसा पुलिस ने इस केस को लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अब क्राइम ब्रांच की टीम को इस मामले की जांच सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी जांच शुरू की। फैमिली से बात की, पता चला कोई दुश्मनी नहीं है, न सौम्या की दुश्मनी है, न रीमा की दुश्मनी है, न उसकी माँ की किसी से दुश्मनी है। सौम्या की माँ एक कॉलेज में प्रिंसिपल थी। पुलिस हर तरीके से जांच कर चुकी थी। अब क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से जांच शुरू की और चूंकि हाई प्रोफाइल मामला था, नेशनल मीडिया में भी ये खबर थी, तो जब सारे सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया गया, 23 फरवरी इंसिडेंट के दिन की सारी तस्वीरों को फिर से क्राइम ब्रांच ने देखना शुरू किया, तो पता चला कि जो पार्सल आया था, उस पार्सल से भेजने वाले का नाम R.K. शर्मा लिखा हुआ था। लेकिन वो R.K. शर्मा कुछ इस स्टाइल में लिखा था कि पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था। खैर, अब ये पता चला कि ये जो भेजा गया है
ये रायपुर से भेजा गया, छत्तीसगढ़ से। जिस पार्सल कंपनी के जरिए भेजा गया वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं, कुछ पता नहीं चल पाया कि कौन है भेजने वाला, कोई सुराग नहीं, किसने भेजा, कैसे भेजा, कुछ नहीं। अब क्राइम ब्रांच को भी ये केस लिए हुए 1 महीना बीत गया। अब फरवरी में हादसा हुआ, मार्च बीता, अब अप्रैल आ गया, अप्रैल खत्म होने वाला है, क्राइम ब्रांच के भी हाथ खाली, क्योंकि जिस कुरियर कंपनी से आया वहां से कोई सबूत नहीं। जो भेजने वाला उसका सिर्फ नाम भी ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा, एड्रेस कोई है नहीं। और जो 2 लोग मोटरसाइकिल पर देने आए थे वो वाकई कुरियर कंपनी के थे, वो कोई फेक नहीं थे। तो ऐसा भी नहीं था कि उनकी बाइक और नंबर से उनका पता करें, वो जेन्युइन थे, पर कोई सुराग नहीं। अब ये जो पता चला कि कुरियर कंपनी जिससे ये भेजा जाता था, कि चूंकि दूर से आया तो अमूमन कुरियर फ्लाइट से, ट्रेन से, या फिर उनकी अपनी कंपनी की गाड़ियाँ होती हैं उनसे भेजते हैं। लेकिन छोटी छोटी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर सुबह शाम बस वालों से भी उनका टाई अप होता है कि ये हमारा कुरियर का सामान है, कुछ चीज़ें हैं, आप वहाँ पहुँचा दो, उसको बदले में कुछ पैसे दे देते हैं। तो ये पार्सल रायपुर से पटनागढ़ तक एक बस से भेजा गया था, और जब बस पहुँचा तो यहाँ उस कुरियर कंपनी वालों ने उसको रिसीव किया बस स्टॉप से, बस अड्डे से जाकर, और वो उसका डेली का काम था, अक्सर पार्सल इस तरीके से आते थे। तो उस बस की भी छानबीन की गई, कोई क्लू नहीं मिला, हाथ पैर खाली एकदम, मतलब टोटली पुलिस के, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। प्रेशर अब भी है, दबाव है, क्राइम ब्रांच को दे दिया गया मामला, लेकिन वो भी नहीं सुलझा रहे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अप्रैल के महीने में अचानक क्राइम ब्रांच के जो हेड थे उनके दफ्तर में एक गुमनाम खत आता है। उन्होंने उस खत को खोला, उस खत के अंदर लिखा था कि जिस वेडिंग बॉम्ब की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी कहानी मैं जानता हूं। कहानी यह है कि जो सौम्या है, जिसकी इस केस में मौत हुई ब्लास्ट में, उसने धोखा दिया किसी को, किसी लड़की को। उसके अलावा उसने कई लोगों के पैसे के मामले में भी धोखा दिया, और इसीलिए फिर उसके प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट थे, कुछ फैमिली के प्रॉपर्टी हड़प लिए। तो इसी का ये बदला था, वेडिंग बॉम्ब के जरिए उसे मारना। उसमें यह भी लिखा था लेटर में, और आप लोग गलत नाम से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए आपको कामयाबी नहीं मिल रही। भेजने वाले का नाम RK शर्मा नहीं है, बल्कि उसका नाम है SK सिन्हा। अब सिन्हा को पुलिस शर्मा पढ़ रही थी। अब RK इधर और SK, R को S, मतलब S को R। तो इस खत में साफ साफ लिखा था कि RK शर्मा नाम के किसी शख्स ने ये कुरियर नहीं भेजा, बल्कि SK सिन्हा नाम ने भेजा। इस हिसाब से तफ्तीश कीजिए। अब उस लेटर में लंबी चौड़ी ये सारी बातें लिखी हुई थी, और उसमें यह भी था कि इस पार्सल बॉम्ब की साजिश के पीछे 3 लोग शामिल हैं। अब ये गुमनाम खत भेजने वाले का पता नहीं, लेकिन कहानी वो कुछ और गढ़ रहा है, बता रहा है पुलिस को। अब क्राइम ब्रांच को लगा कि वो गलत लाइन पे तफ्तीश कर रहे हैं, क्या करें। उन्होंने नए सिरे से पता करना शुरू किया। पता चला सौम्या की ज़िंदगी में कभी कोई लड़की थी ही नहीं। सौम्या का कभी किसी से उधार लेना देना रहा नहीं, फाइनेंशियली बिल्कुल सही था, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। फैमिली में जितने लोगों से बात की पता चला उससे सीधा कोई इंसान ही नहीं था। प्रॉपर्टी के हड़पने की बात तो दूर दूर तक नहीं है, उसके पास ठीक ठाक अपनी प्रॉपर्टी थी। तो खत में लिखी सारी चीज़ें झूठ साबित हो रही थी। अब क्राइम ब्रांच के उस अफसर को लगा कि इस खत को इसलिए भेजा गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन खत भेजा किसने? हर तरीके से कोशिश की गई, पता किया गया कि ये खत कहाँ से भेजा गया, किस पोस्ट ऑफिस से, सारी जान, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली कि भेजने वाला कौन था। थक हारकर क्राइम ब्रांच की टीम एक दिन सौम्या के घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद यही सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि अच्छा, किसी आप SK सिन्हा नाम के शख्स को जानती हो, कभी कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। ये अब ये पूछताछ कई बार हो चुकी थी। अब तक पुलिस उस लेटर के बारे में, जो गुमनाम खत था, सौम्या की फैमिली को नहीं बता रही थी। अब रीमा भी लगभग ठीक हो चुकी थी, रीमा से भी पूछताछ हुई, सौम्या की मदर से भी पूछताछ हुई। उनकी माँ पढ़ी लिखी कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तब भी तो माँ को डाउट हुआ। उन्होंने कहा बार बार क्यों पूछ रहे हैं ये कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की थी, कोई पैसे का धोखा किया, प्रॉपर्टी हड़पी। आप पूरे ख़ानदान से हमारे बात कर चुके, पड़ोसियों से मिल चुके, रीमा उसे कब से जानती है, शादी से पहले दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। आप ये
क्यों केस को कहीं और ले जा रहे हैं। तब क्राइम ब्रांच के उस अफसर ने पहली बार उनकी मां के सामने खुलासा किया कि असल में अब तक की तफ्तीश में तो कुछ मिला नहीं, हम ये सब इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे दफ्तर में एक गुमनाम खत आया और उस खत में ये सारी चीज़ें लिखी। मां ने कहा मैं यकीन नहीं करती। उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। अब वो लेटर उसकी मां के सामने रख दिया गया। कहा गया कि ये है वो गुमनाम खत जिसमें ये सारी कहानी लिखी थी और इसी में इस कत्ल का जो है वो मोटिव भी लिखा हुआ था। अब उनकी मां ने वो लेटर पढ़ा। जब वो लेटर पढ़ना शुरू किया तो एक जगह एक लाइन देखकर वो चौंक उठी। वो एक ऐसी लाइन थी जो इस पूरे केस को कहीं का कहीं ले गई। असल में जो वो लेटर था, जब उन्होंने पढ़ा तो एक कोट अनकोट एक शब्द लिखा हुआ था और वो शब्द था कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। फिर उन्होंने आगे बढ़ा तो देखा कि लेटर में एक और जगह कोट अनकोट करके लिखा हुआ और वो था अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। अब जब उन्होंने ये दो शब्द पढ़े तो सौम्या की मां चौंक उठी। पुलिस वाले ने पूछा कि क्या आप इस लेटर को जानती हैं, कौन किया? अच्छा, वो हैंड रिटन लेटर था, टाइप किया हुआ नहीं था। अब उनकी मां ने उस लेटर को दोबारा पढ़ा। दोबारा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस हैंड राइटिंग को जानती हूं और खासतौर पर इस हैंड राइटिंग में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाऊं, लेकिन ये जो लाइन है कंप्लीट द प्रोजेक्ट या कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये हमारे कॉलेज में एक शख्स लिखा करता और ये उसका मतलब इंग्लिश का वो प्रोफेसर है और वह आम तौर पर ये ज़रूर यूज़ करता है अपने हर दूसरे तीसरे नोट में कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट और इन्वर्टेड कॉमा में कर देता। इस लेटर में भी ये लाइन, उसके बाद एक जगह अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। अब उन्होंने कहा कि उसकी हैंडराइटिंग लगभग ऐसी ही है, लेकिन हैंडराइटिंग ना भी हो तो ये कोट सिर्फ वही यूज़ करता है ज़्यादातर हर नोट में। अब पुलिस को पहली बार मिला कि भाई ये कौन है। तब उन्होंने बताया कि इसका नाम है पुंजीलाल मेहरा। तो पूछा गया क्या पुंजीलाल मेहरा से आपकी कोई दुश्मनी है? सौम्या की मां ने कहा नहीं, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। तो उन्होंने खैर उसके बारे में और पूछताछ की कि क्या था। तब सौम्या की मां ने बताया कि असल में मुझसे पहले जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ उस कॉलेज के प्रिंसिपल पुंजीलाल मेहरा थे, बल्कि मेहरा गलत बोल रहा हूँ मैं, पुंजीलाल मेहर थे। लेकिन कॉलेज में कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई, कुछ और चीज़ें हुई, पुंजीलाल मेहर को हटाकर उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया, यानी सौम्या की मां को। तो थोड़ा बहुत तो गुरेज और ये सारी चीज़ें होती हैं, दिल में लगती है बात। अब यहाँ पे एक मोटिव मिला पुलिस को पहली बार कि एक शख्स जिसको हटाकर सौम्या की मां को प्रिंसिपल बनाया गया। अब पुलिस ने खामोशी से मेहर के बारे में तफ्तीश शुरू की। फिर पता किया कि 22 तारीख को वो कुरियर डिलीवर किया गया था, 23 को घर मिला रायपुर। तो क्या रायपुर में इसकी मौजूदगी थी? उसके मोबाइल के सारे जो डेटा थे, उसके टावर की उस दिन कहाँ था, ढूंढा गया। पुलिस नाकाम और हैरान, उसकी मौजूदगी रायपुर में थी ही नहीं। वो तो पूरे दिन यहीं शहर में था, पटनागढ़ में। अब पुलिस हैरान कि अगर ये नहीं था तो फिर कुरियर किसने भेजा? लेकिन हैंडराइटिंग मिल रही थी। मां के बयान के आधार पर पुलिस ने अब पुंजीलाल मेहर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ करने के बाद उसे हिरासत में ले लिया। फिर अपने तरीके से पूछताछ हुई और थोड़ी देर बाद मेहर ने सच्चाई उगल दी। उसने एक्सेप्ट किया कि उसी ने वो वेडिंग बॉम्ब सौम्या के घर पर भेजा था। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसकी सौम्या से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसकी बीवी रीवा से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो सौम्या की शादी में भी शामिल हुआ था और सौम्या के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था, क्योंकि उसकी मां का कुलीग था। तो फिर उसने क्यों किया? उसने कहा कि इस फैमिली को मुझे एक सबक सिखाना था। सौम्या की मां की वजह से ही मेरी प्रिंसिपल की कुर्सी छिन गई और उस दिन से ही मैंने तय किया था कि इस परिवार में कोई खुशी मैं नहीं देख पाऊंगा। तो जब शादी होने वाली थी, पूरा घर खुश था, तभी मैंने सोच लिया था कि इस घर की इस खुशी को सदमे में बदल दूंगा। फिर मैंने प्लान किया, मैंने सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़रिए बॉम्ब बनाना सीखा, दिवाली के सारे पटाखे लेकर आए, उसके बारूद निकाले, फिर ऑनलाइन बम बनाना सीखा, सुतली धागा, ये सारी चीज़ें। फिर ये सब करने के बाद एक बॉम्ब तैयार किया,
उसके बाद अब मुझे उसे पार्सल करना था, शहर से कर नहीं सकता था, तो मैं 200 किलोमीटर दूर गया। फिर वहाँ जब गया तो अपने घर पे जो मोबाइल था वो अपने घर पर छोड़ कर गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि पुलिस मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करती है। तो घर पे मोबाइल, बिना मोबाइल के गया। मुझे ये भी पता था कि टिकट खरीदने जाऊंगा तो काउंटर पे भी मेरी कल को शिनाख्त हो सकती है। तो मैं विदाउट टिकट वहाँ से रायपुर तक गया और विदाउट टिकट आया। ज़्यादा पकड़ा जाता तो टीटी को कुछ पैसे दे देते। तो टिकट भी इसलिए नहीं खरीदा ताकि कल को गवाही में सामने ना आ जाए बात। तो बिना टिकट के सफ़र किया। वहाँ जाकर एक पोस्ट ऑफिस भी वो चुना जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं। वहाँ बॉम्ब पार्सल किया, कुरियर किया, पता लिखा, अपना नाम लिखा और लौट आया। उसे सारी कहानी बताई सिर्फ एक कुर्सी के लिए, एक बच्चे की माँ से बदला लेने के लिए, जिसकी शादी को सिर्फ 5 दिन हुए थे। 18 फरवरी को शादी हुई थी और 23 फरवरी को ये गिफ्ट खोला था। मतलब अभी शादी के तोहफे भी पूरी तरह खुले नहीं थे। 5 दिन के अंदर उस घर का वो चिराग बुझ गया, साथ में उसकी दादी जिनकी उम्र करीब 75-80 साल थी। इंसान बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता, वो भी किस बात का बदला। तो खैर उसकी इस गवाही के बाद वो पकड़ा गया। हैंडराइटिंग जो वो लेटर था वो उसके खिलाफ एक अहम सबूत साबित हुआ। फिर ये मुकदमा चला 18 से 7 साल तक पटनागढ़ की जिला अदालत में, और आखिरकार 26 मई को जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया। ये इस देश में किसी पार्सल बॉम्ब या इस तरीके के वेडिंग बॉम्ब पर सुनाया गया पहला फैसला है। कोर्ट ने पुंजीलाल मेहर को सौम्या और उसकी दादी के कत्ल का गुनहगार मानते हुए लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा दी। यानी जब तक वो जिंदा है उसकी पूरी उम्र कैद रहेगी, वो बाहर नहीं आएगा। हालांकि वकील ने सरकारी मांग की थी डेथ पेनल्टी की, लेकिन कोर्ट की नज़र में ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था। हालांकि वेडिंग बॉम्ब जैसी चीज़ थोड़ी सी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आती है, लेकिन उससे पहले की, क्योंकि कोर्ट कई चीज़ें ध्यान रखती है, कोर्ट ने इसलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना कि मारने का तरीका बिल्कुल नया हो सकता है, लेकिन जो मोटिव था वो पुराना था। किसी से दुश्मनी, किसी को खुश नहीं देखना, उसने उसकी नौकरी ले ली, उसने उसकी कुर्सी ले ली, तो ये मोटिव वही पुराना, तो इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। और इसीलिए पुंजीलाल मेहर को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो ये थी आज की कहानी। राजस्थान की एक अदालत से एक फैसला आया। अब अदालतें फैसला सुनाने के लिए ही होती हैं, लेकिन ये फैसला 37 साल बाद आया। एक ऐसा फैसला है जिस जुर्म के लिए ये मुकदमा चल रहा था और जिसका ये फैसला हुआ है, शायद आज के टीनेजर्स को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कभी कोई ऐसा भी क्राइम हुआ करता था। क्राइम तक फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यंग हैं, और मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ को पता भी हो, पर ज़्यादातर लोगों को ना पता हो कि हमारे देश में एक दौर ऐसा था जब शादी होने के बाद अगर पति की मौत हो जाती तो पत्नी को दुल्हन बनाकर पति की चिता पर जिंदा लिटा दिया जाता या जिंदा बिठा दिया जाता। आज के दौर में सिर्फ सोच कर देखें कि एक चिता सजी है, तमाम सोगवार लोग वहाँ मौजूद हैं आसपास, और उसी चिता पर एक लाश के साथ एक जिंदा औरत बैठी या लेटी है, और फिर उस चिता में आग लगा दी जाती है और वो जिंदा जल जाती है। ये वो दौर था जब इन चीज़ों को सती कहा जाता था। सती प्रथा नाम सुना होगा आपने शायद। सोचकर भी अजीब लगता है कि ये कैसे मुमकिन है कि तमाम इंसानों के बीच किसी दुल्हन को या किसी पत्नी को उसकी पति के मौत के बाद यूं जिंदा चिता पर बिठाकर जला दिया जाए और फिर उसे एक देवी का दर्जा दिया जाए। बहस लंबी हो सकती है कि पत्नी ही क्यों, अगर पत्नी की मौत है तो फिर पति क्यों नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सिर्फ औरतों के लिए था। अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म ढाए हमारे देश पर, बहुत सारी बुरी चीज़ें की, लेकिन ये एक काम अच्छा किया था। 1829 में 1829 में वो अंग्रेज़ थे जिन्होंने इस सती प्रथा को लेकर एक कानून बनाया था और इसे क्राइम घोषित कर दिया था। और
आखिरी जो केस हमारे देश में हुआ सती का, वो 1987, आज से 37 साल पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर एक गांव में। और अच्छी बात यह है कि 37 साल बाद फिर कभी सती प्रथा दोहराई नहीं गई, फिर कभी कोई मुकदमा अदालत में पहुंचा नहीं। और राजस्थान की जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है वो स्पेशल कोर्ट सती के केसेस के लिए थी, और यह आखिरी केस था जो सती प्रथा का उस अदालत में चल रहा था। 37 साल पहले जब इस अदालत में यह मुकदमा दिया गया, तब की सरकारों ने दावा किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से इस मुकदमे का फैसला होगा और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाएगी। 37 साल पहले कहा था, 37 साल बाद अब इस केस का फैसला आया। और अफसोस, 39 लोगों को जिन्हें कसूरवार गुनहगार ठहराया गया था, एक जिंदा पत्नी को उसके मुर्दा पति के साथ चिता पर बिठाने, लिटाने और जलाने का, उनमें से एक को भी सजा नहीं हो पाई। सब के सब बरी कर दिए गए। 37 साल बीत गए थे। 39 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। उनमें से कई की तो मौत हो गई, कई के खिलाफ सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं मिले, निकलते गए। लेकिन फिर आखिर में 26 लोग बचे। उनमें से भी धीरे धीरे 2004 में एक फैसला आया, कुछ निकल गए। आखिरी 8 लोग बचे थे और उन 8 लोगों के मुकदमे का फैसला अब राजस्थान की कोर्ट ने सुनाया और उनको भी बरी कर दिया। और इस तरीके से इस देश के सती प्रथा का आखिरी मुकदमा, उसका दी एंड हो गया। पर सवाल यह कि मुकदमा क्या था। ये कहानी मैंने आपको बहुत पहले सुनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फैसला आया, इस फैसले को सामने रखते हुए इस मुकदमे को भी जानना जरूरी है। 1987 की बात है, जनवरी का महीना था। जयपुर से कुछ दूर एक गांव, जिस गांव का नाम दिवराला, वहाँ एक नौजवान रहा करता था जो ग्रेजुएट था और उसका नाम था माल सिंह शेखावत। माल सिंह शेखावत ने जब कॉलेज पास कर लिया तो घर वालों ने कहा इसकी शादी कर देते हैं। ये वो दौर था जब शादियाँ जल्दी हो जाती थी। लड़की देखनी शुरू हुई। 2 गांव छोड़कर एक गांव में एक लड़की उन्हें दिखाई दी, रिश्ता तय हो गया। उस लड़की का नाम था रूप कंवर। 18 साल की लड़की, 10वीं पास, ठीक ठाक फैमिली। रूप कंवर के पिता का ट्रक का कारोबार। दोनों के बीच जनवरी 1987 में शादी हो जाती है। लेकिन उस वक्त चूंकि उम्र कम थी और एक परंपरा भी थी कि शादी के बाद जल्दी विदाई नहीं होती थी, गौना जिसे कहते हैं। तो शादी तो हो गई और शादी के अगले 8 महीनों में मुश्किल से किस्तों में 20 दिन रूप कंवर ने अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ अपने ससुराल में गुजारा। सिर्फ 20 दिन, अलग अलग किस्तों में। जनवरी में शादी हुई थी, सितंबर 1987 का महीना आ गया। इसके बाद रूप सिंह अपने गांव में थी, रूप कंवर जो अब सिंह हो गई थी। तभी एक रोज खबर आई 2 सितंबर 1987 को कि माल सिंह शेखावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। घर वाले उसे लेकर सीकर अस्पताल पहुंचे। सीकर अस्पताल में वहाँ इलाज चला। उसके पेट में दर्द, उल्टियाँ हो रही थी, तबीयत ज़्यादा खराब थी। रूप कंवर के घर वालों को पता चला। रूप कंवर अपनी माँ के साथ अपने पति को देखने के लिए, उसकी तीमारदारी के लिए अस्पताल पहुँच जाती है। वहाँ वो रहती है। लेकिन फिर 3 सितंबर को सुबह तबीयत ठीक, सुधार होने लगता है। अब चूँकि रूप कंवर बहुत ही अभी पूरी तरह से उसका गौना भी नहीं हुआ था, तो बहुत सारी परंपराएं, रस्में थी। ससुराल वालों ने कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ, अब सब ठीक है। न चाहते हुए भी रूप कंवर वापस अपने मायके चली गई 3 सितंबर 1987 को। सब कुछ ठीक था, लेकिन 4 सितंबर की सुबह सुबह अचानक माल सिंह शेखावत की तबीयत दोबारा बिगड़ी और फिर उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत हो गई। मौत के 2 घंटे के बाद, सिर्फ 2 घंटे बाद, माल सिंह शेखावत की लाश गांव लाई गई। अब गांव में यह हुआ कि उसी दिन अंतिम संस्कार होना है दोपहर तक। अब उधर अंतिम संस्कार की खबर थी, मौत की खबर इधर घर वालों को मिल चुकी थी। रूप कंवर रोते हुए, जो अपने पति को छोड़कर अभी पहुंची ही थी, वापस आती है। 8 महीने में ही 18 साल की उम्र में वो बेवा हो गई थी, विधवा हो गई थी। अब इधर चिता सजाने की तैयारी शुरू हो गई दोपहर के वक्त। इस गांव की कुल आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 200-400 की आबादी थी। लेकिन दोपहर होने से पहले अचानक गांव में एक अफवाह बड़ी तेज़ी से फैलती है, और वो ये कि रूप कंवर
अपने पति माल सिंह शेखावत से इतना प्यार करती है कि अब वो उसके बिना उसने ऐलान कर दिया कि जिंदा नहीं रहेगी और अपने पति के साथ ही उसकी चिता पर लेट जाएगी और खुद को सती कर लेगी। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांव तक फैली। अब सती राजस्थान में प्रथा, खासतौर पर राजपूताना बिरादरी में बड़ी आम बात है। एक दौर में पता नहीं ऐसे कितनी महिलाएं सती हो गई थी। तो अब जैसे ही गांव गांव में ये बात फैली तो अचानक ये हुआ कि ये तो बड़ी चीज़ है, और सती प्रथा से वाकिफ लोग थे। हालांकि अंग्रेज़ों ने 1829 में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी जानते हुए कि गैर कानूनी है, लोगों ने गांव पहुंचना शुरू कर दिया। जिस गांव की आबादी मुश्किल से कुछ 100 थी, देखते ही देखते 4 सितंबर की दोपहर हज़ारों लोग उस गांव में इकट्ठा हो गए, सिर्फ इसलिए कि एक बीवी सती होने जा रही थी, अपने पति की चिता पर लेटने जा रही थी। दोपहर सब कुछ हो गया। ससुराल वालों ने रूप कंवर को सजाया, दुल्हन बनाया। इसके बाद उसे उस गांव का एक चक्कर कटवाया, फिर उसे लेकर शमशान पहुंचते हैं। शमशान के बाहर ही एक जगह पर यह सब कुछ बनाया गया था और चिता सज चुकी थी। पति शेखावत की लाश चिता पर थी। इसके बाद उस चिता की परिक्रमा कराया जाता है रूप कंवर से। 7 चक्कर लगाती है, हाथ में नारियल था। लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ हुजूम इकट्ठा। अब इधर ये भी डर था कि यह गैर कानूनी है, पुलिस आ गई तो क्या होगा। रूप कंवर चक्कर लगा रही है, पति की मौत हो चुकी है, गहरे सदमे में है। कुछ रिश्तेदार जोर से आवाज़ लगाते हैं, थोड़ा तेज़ी से चक्कर लगाओ, अगर पुलिस आ गई तो फिर सब कुछ रुक जाएगा। फिर उससे तेज़ी से चक्कर लगवाया जाता है। जब 7वां चक्कर पूरा हो जाता है, नारियल फोड़ दिया जाता है। इसके बाद रूप कंवर को सहारा देकर चिता पर बिठाया जाता है। चिता पर बैठने के बाद वो अपने पति की लाश, उसके सर को अपने गोद में रखती है। अब सब कुछ तैयार था, चिता तैयार, एक जिंदा और एक मुर्दा उस चिता के ऊपर। अब शेखावत का भाई चिता को आग देने के लिए आगे आता है। उस रोज उस गांव में ऐसा एक भी घर नहीं था जिसने अपने घर से इस चिता को जलाने के लिए देसी घी न दिया हो, क्योंकि उनके लिए बड़ी बात थी कि हमारे गांव से एक और पत्नी सती हो रही है। 65-70 साल पहले इस गांव में एक और सती की कहानी आई थी, ये दूसरी बार थी। तो गांव के लोग खुश, जैसे जश्न मना रहे कि देवी आई है। हर गांव ने चिता को जलाने के लिए अपनी तरफ से घी दिया। इसके बाद चिता को अब जलाने की बारी आई। चिता को आग लगाई गई। जैसे ही आग की लपटें उठी, रूप कंवर तक वो लपटें पहुंची। सबसे पहले चश्मदीदों के हिसाब से उसके पैर तक पहुंची। वो चीखी चिल्लाई कराई और दर्द के मारे उस चिता से नीचे गिर गई। नीचे गिरी, लोगों ने देखा। लोगों ने फिर से उठाया उसे और उठाकर वापस चिता पर बिठाया और फिर जितना घी डाल सकते थे डाला। देखते ही देखते चिता ने आग पकड़ी, धू धू कर चिता जलने लगी और उसी के साथ रूप कंवर भी जल गई। वहाँ मौजूद लोगों के हिसाब से वो सती हो गई और वो एक देवी हो गई। उस वक्त राजस्थान में और सेंटर में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और शायद हृदय जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अगले दिन धीरे धीरे इस दिवराला गांव में हुई सती की कहानी पूरे राजस्थान के अलग अलग गांवों तक फैली। ख़ासतौर पर जहाँ जहाँ राजपूतों की ज़्यादा आबादी थी, वो सभी, चूँकि सती प्रथा धीरे धीरे आज़ादी के बाद ख़त्म हो रही थी, लेकिन अचानक रूप कंवर के इस सती हो जाने से इसे फिर से एक बल मिला, फिर से कहानी जिंदा हुई। अब सभी ने दिवराला गांव का रुख करना शुरू कर दिया। 5 दिन के बाद अचानक कुछ गांव के लोग जो इस प्रथा के खिलाफ थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने तमाम पुलिस से बात की। कोई कुछ कहने के लिए, क्योंकि पुलिस में भी सारी बिरादरी के वैसे ही लोग। उन्होंने कहा हम इस धार्मिक मामला, इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, कानून को अलग रख दिया। कोई कुछ करने को तैयार नहीं। कुछ लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उनको लेटर लिखा और कहा ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने इस लेटर को ही एक आदेश के तौर पर लिया और पुलिस को हुक्म दिया
कि इस मामले की जांच करो और एफआईआर दर्ज करो। 5 दिन के बाद 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर सती हुई थी। 9 सितंबर 1987 को पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि हमें तो गांव में एक भी चश्मदीद ही नहीं मिल रहा है, किसके खिलाफ दर्ज करूं, कोई नाम नहीं। फिर भी जांच जारी है, हाईकोर्ट का आदेश है। इसी दौरान में एक दूसरी खबर उड़ गई और वो ये कि 13वीं के दिन यानी 4 तारीख को ये सती हुई थी और उसके बाद 12 सितंबर को उसी गांव में दिवराला में एक चुनरी आयोजन होगा और उसी जगह जहां पर रूप कंवर सती हुई थी वहां एक मंदिर बनाया जाएगा। रूप कंवर को एक देवी का दर्जा दिया जाएगा। अब ये बात धीरे धीरे वहां से निकलकर जयपुर से होते हुए पूरे राजस्थान और फिर दिल्ली तक ये खबर दस्तक दे देती है। अब जब दिल्ली तक ये खबर आती है उसके साथ नेशनल मीडिया उस वक्त वो भी खबर आती है कि आज के दौर में भी एक महिला सती हो गई। ये शर्मनाक है। ये खबर फिर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है और इंटरनेशनल मीडिया भी भारत को लेकर अजीब अजीब बातें लिखता है कि आज के इस दौर में 1987 में कंप्यूटर की चीख पुकार मची हुई थी कि जब टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें तरक्की कर रहा है, भारत में आज भी एक पत्नी को इस तरह से जिंदा चिता पर सजा कर लिटाया जाता है या बिठाया जाता है। सरकार भी दबाव में आई, फौरन एक्शन लेने का हुक्म दिया गया। अब इधर प्रॉब्लम ये थी कि राजस्थान की सरकार एक्शन कैसे ले। अब उनकी भी मजबूरी थी कि उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे जो विधायक थे, मंत्री थे, राजपूत बिरादरी से आते थे और वो इसके खिलाफ जा नहीं सकते थे। अब दिल्ली तक जब ये खबर पहुंची उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर पहुंची, फिर तो हर तरफ थू थू होने लगी, क्योंकि जिस सती प्रथा पर 1829 में बैन लगा दिया गया था, जिसको लेकर तमाम अलग अलग महिला संगठन वो विरोध कर रही थी, जब ये खबर आई तो हर तरफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया महिलाओं के अधिकार को लेकर। सरकार भी फिर झुकी, सरकार ने फौरन एक्शन लेने के लिए कहा। इसके बाद राजस्थान सरकार से कहा गया। अब राजस्थान सरकार की दिक्कत ये थी कि उनके कैबिनेट में भी ज़्यादातर विधायक या फिर मंत्री वो भी राजपूताना बिरादरी से। अब वो कैसे जाएं, मामले को धार्मिक रंग भी देने की कोशिश की गई। तो अब हर तरफ से ये सारी चीज़ें, उधर जो हाईकोर्ट है राजस्थान का उसने ऑलरेडी सू मोटो लिया हुआ है और इन सब के बीच में अब ये चुनरी का रस्म जो था और साथ में उस दिन मंदिर बनाने का, अब ये था कि क्या किया जाए, क्योंकि ये भी था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। जिस तारीख को ये होना था 13वीं के दौरान, 13वीं पर इस गांव की आबादी जैसे मैंने आपको बताया बहुत कम थी, लेकिन जब ये खबर पहुंची धीरे धीरे सभी लोगों से कहा गया कि वहां पहुंचो और इसको बहुत बड़ा आयोजन करना है। उस दिन 1 लाख लोग इस दिवराला गांव में पहुंच चुके थे, 1 लाख लोग। अब वो धीरे धीरे अलग अलग खेपों में आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं। इधर हाईकोर्ट का आदेश है कि इसको रोकना है, सरकार की भी सख्ती है। उधर पुलिस कह रही है कि क्या करूं, कहीं ये मामला गड़बड़ ना हो जाए लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में। तो फिर ये हुआ कि अंदर खाने की जो खबर थी वो ये कि उनसे कहा गया कि इससे पहले कि कानून रोके, पुलिस पूरी फोर्स वहाँ पहुँचे। तारीख इन्होंने जो बताई उससे पहले उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप से 1 दिन पहले कर लो, और 1 दिन पहले ही इस चुनरी प्रथा को भी निपटा दिया गया और तमाम भीड़ 1 लाख लोगों की वहाँ पहुँची। इसके बाद खैर फिर पुलिस आती है, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब चूंकि ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी, तमाम महिला संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो अब सरकार को भी झुकना पड़ा। एफआईआर को लेकर सख्ती की गई। अब धीरे धीरे लोगों से पूछताछ की गई। 39 लोगों को चिन्हित किया गया, 39 लोगों की पहचान की गई और उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया। इस दौरान इधर ये हो रहा है, इधर एक दूसरी कहानी अचानक आई कि क्या वाकई रूप कंवर ने अपनी मर्जी से अपने पति के साथ चिता पर जाने की ख्वाहिश जताई थी या उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। तो इसकी सच्चाई तब खुली जब रूप कंवर के घर वालों ने बताया कि उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि उनकी बेटी सती होने जा रही। न उसने बताया, न इवन घर वालों को बताया गया। कहा यह जाता है कि रूप कंवर से ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें कराई गई और जो चश्मदीद थे बाद में जब ये सारी चीज़ें आई, उनमें से कुछ लोगों ने गवाही दी
कि जब जबरन उसको चिता पर बिठाया गया और जब अब चिता को आग लगी, उसके पैर झुलसने लगे, वो चीखती हुई नीचे खुद से कूदी, जिसको लोगों ने कहा था कि गिर गई थी, और वो चिता पर जाना नहीं चाहती थी। पर घर वालों ने और बाकी लोगों ने उसे जबरन उस चिता पर बिठाया और फिर हर घर ने जो घी दिया था, वक्त से पहले लकड़ी ने आग पकड़ी थी और इस तरीके से रूप कंवर सती हो गई। 39 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। 87 की बात है। 87 से पूरा 37 साल आज हो गए। 37 साल के बाद अब इस केस का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि इनमें से कोई भी दोषी नहीं है, क्योंकि पुलिस किसी चश्मदीद को अदालत तक ला ही नहीं पाई, पुलिस किसी के खिलाफ कोई ठोस केस बना ही नहीं पाई। और उसके पीछे की भी कहानी ये है कि पुलिस बनाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जिन पुलिस वालों को इस केस की तफ्तीश करनी थी वो पुलिस वाले भी बटे हुए थे। उनमें से भी कुछ लोग उस सोच के थे जिनकी सोच थी कि सती प्रथा सही है। तो कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ाई और इस तरीके से इस देश के आखिरी सती जो कांड हुआ उसमें किसी को सज़ा नहीं हो पाई। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि 1987 में इस रूप कंवर केस के बाद जिस तरीके से देश भर में एक मुहिम चली, महिला संगठनें आगे आईं, लोगों को जागरूक किया गया, फिर धीरे धीरे लोगों में एक तरह से एक जागरूकता के साथ साथ जब वो पढ़ने लिखने लगे, पढ़ाई लिखाई की, तो सोच बदली और तब समझ में आया कि ये कहीं से भी किसी भी धर्म में ये सही हो ही नहीं सकता कि एक पति की मौत हो जाए तो पत्नी भी उसके साथ मर जाए। कैसे हो सकता है? यही वजह है कि 37 साल के, हालांकि 1987 में 10 और ऐसे केस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन उन सारे केसेस में हुआ ये था, इसी रूप कंवर के बाद कई और इलाके में हुआ कि अगर रूप कंवर कर सकती है तो बाकी क्यों नहीं। और कई और इलाकों में कम से कम 10 ऐसी महिलाएं थीं जिनको सती करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन तब तक महिला संगठन इतनी ताकतवर हो गई थी कि ऐन वक्त पर पहुंची और उन्होंने इन सारी चीज़ों को रोका। उसके केस दर्ज हुए लेकिन वो हुआ नहीं था। लेकिन 87 के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि आज 37 साल हो गए, उसके बाद इस देश में, ख़ास तौर पर राजस्थान में जहाँ सबसे ज़्यादा ये सती प्रथा थी, कोई भी केस कभी सामने नहीं आया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एजुकेशन। जब गांव-गांव तक शिक्षा पहुंची तो लोगों को फिर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ धर्म की भी पूरी जानकारी मिली। धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है, हर धर्म में ये कहानी है, चाहे आप क्रिश्चियन ले लें, आप हिंदू ले लें, मुस्लिम ले लें, जो पंडित, मौलाना, पास्टर, फादर, गांव में जो लोग कहते हैं लोग उसी को मानते हैं। लेकिन जब खुद लोग धर्म के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो फिर उन्हें ये पता चल जाता है कि सामने वाला कितना सच कह रहा है और कितना गलत कह रहा है, तो फिर वो खुद फैसला करते हैं। तो इस चीज़ ने एक अच्छा काम ये किया कि देश के ऊपर इस सती प्रथा को लेके जो कलंक लगा, मतलब विदेशों ने, दूसरे देशों ने हमारा मजाक उड़ाया था कि किस सदी में जी रहे हैं ये लोग, वो चीज़ बंद हो गई। लेकिन अफसोस ये है कि इस आखिरी मुकदमे का कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसको फैसला कह सके, सभी बरी हो गए। वजह यही थी कि कानून ने ही अपना काम ढंग से नहीं किया, तो फिर अदालत कहाँ से अपना फैसला सुनाती। तो ये थी वो कहानी।